हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्निंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आपका इस वेरी इंफॉर्मेटिव और कॉन्सेप्चुअल सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो यूजीसी नेट और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है यूनिट 2, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक बट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इससे बनते रहते हैं। अगर आप एनालाइज करेंगे तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से पिछले कई सालों में बहुत सारे क्वेश्चंस बने, तो आपको ये टॉपिक क्लियर करना और क्लियर के साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को फुल प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम समझेंगे क्या होती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट अलग ही था, लेकिन आफ्टर जो हग्सली इसके जो फाउंडर थे, जो जिसने इनको इंट्रोड्यूस किया था, जिसने इसको डिस्कवर किया था, उन्होंने एक नया फैक्ट डिस्क्लोज किया। पहले ये माना जाता था कि जो आपका सार्कोमेर है उसके अंदर के जो मायोफिलामेंट्स है वो बेसिकली फोल्ड हो रहे हैं। पहले स्लाइडिंग ऑफ द फिलामेंट के बारे में बात ही नहीं करी जाती थी। पहले के रिसर्चर्स उन्होंने ऐसी एक रिसर्च शो की थी या फिर ऐसा कंक्लूजन दिया था जिसमें मायोफिलामेंट्स फोल्ड हो रहे हैं, अपने साइज छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा मसल का साइज छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। बट लेटर ऑन बेटर टेक्नोलॉजी और अच्छे गाइडेंस के बाद जो हग्सली हैं उन्होंने जो फाइंड आउट किया दैट वाज वेरी इनक्रेडिबल, जिसमें हमको समझ में आया कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्चुअल में होती क्या है। उसमें हमको समझ में आया कि ऐसे मायोफिलामेंट्स हैं, ऐसे थिक और थिन फिलामेंट्स हैं जो अपने एरिया में स्टेबल हैं, अपने जगह पर, अपने एक्सिस पर स्टेबल हैं, बट उनका पुलिंग एंड पुशिंग एक्शन की वजह से बोथ द फिलामेंट्स आर स्लाइडिंग ऑन ईच अदर। बोथ द फिलामेंट्स आर स्लाइडिंग ऑन ईच अदर, ना कि वो फोल्ड कर रहे हैं। तो एक ये नया फैक्ट है, मुझे लगता है कि आप लोग को आज पता चला होगा कि अर्लियर इसको हम एज अ फोल्डिंग टेक्निक समझते थे, बट लेटर ऑन इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी द साइंटिस्ट हग्सली found out that it was a sliding filament theory embedded inside the deep truth। ठीक है, तो इसी न्यू इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते इसका मैकेनिज्म कि कैसे हमारी बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और कैसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द यूजीसी नेट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम समझेंगे कि हमारे बॉडी में जो हमारा मसल है, जो हमारा सार्कोमेर है, उसके अंदर कितने टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन द सार्कोमेर, so there are three types of protein in the sarcomere. First is the contractile protein, okay? Second is the regulatory protein and third is the structural protein. अब contractile protein का मतलब होता है कि जो thick filament, जो thin filaments जो actual में contract और relax करते हैं, जिनकी actual में movement होती है ना। तो हमने अगर बात की that is the myosin and the actin, ये एक thin और thick filament की जोड़ी है जो एक दूसरे के ऊपर रहती है और वो मायोसिन एक्टिन को पुल करता है, और ये दोनों फिलामेंट एक्चुअल में आर कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट बिकॉज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, बिकॉज ये एक्चुअल में मूव होते हैं और इनकी वजह से हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस होते हैं आपके मसल की लेंथ में। ठीक है, नेक्स्ट इज द रेगुलेटरी प्रोटीन। अब रेगुलेटरी प्रोटीन के मूव या फिर काम करने की वजह से ही एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। रेगुलेटरी प्रोटीन का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्शन का स्विच है वो इन रेगुलेटरी प्रोटीन के हाथ में है। अगर कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो पहले रेगुलेटरी प्रोटीन को एक्साइट करना पड़ेगा, रेगुलेटरी प्रोटीन को इनिशिएट करना पड़ेगा। स्विच का काम कौन करता है? रेगुलेटरी प्रोटीन करता है। अब ऐसे रेगुलेटरी प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? दैट आर द ट्रोपोमायोसिन एंड द ट्रोपोनिन। जब मसल या फिर जब आपका सार्कोमेर रेस्टिंग रिलैक्सेशन फेज में होता है तब आपका ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन आपके एक्टिन जो थिन फिलामेंट है उसके ऊपर रिजाइड करता है, और ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन ये दोनों मिला के एक्चुअल में ट्रोपोमायोसिन आपके एक्टिन के एक्टिव साइट्स को कवर करके रखा होता है। अब ये एक्टिन के एक्टिव साइट्स क्या है हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन बेसिकली एक्टिन के एक्टिव साइट्स को कवर करके रखता है। एंड द थर्ड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन का मतलब यह है कि अगर सार्कोमेर का स्ट्रक्चर पूरा जैसा है वैसा अगर सेटल्ड है तो वो किसकी वजह से सेटल्ड है? वो बेसिकली आपकी टाइटिन और नेबुलिन की वजह से सेट है। अब ये कैसे? जो टाइटिन है ना वो आपके जो थिक फिलामेंट है मायोसिन, वो मायोसिन को उसकी एक्सिस पर सेट करता है, उसकी जो पोजीशन है उसको अटैच रखता है।
अगर टाइटिन नहीं होगा तो आपका मायोसिन डिस्प्लेस हो जाएगा, मूव करने लग जाएगा या फिर कहीं और शिफ्ट हो सकता है। तो अगर वो अपनी जगह स्टेबल है तो वो किसकी वजह से स्टेबल है? टाइटिन की वजह से। और अगर आपका एक्टिन फिलामेंट प्रॉपरली पुल हो रहा है, पुश हो रहा है, लेकिन स्टिल अपनी एक्सिस पर स्टेबल है, तो वो किसकी वजह से स्टेबल है? नेब्यूलिन की। तो आज आपने इस स्लाइड में जाना कि तीन टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं सार्कोमेर में। फर्स्ट इज द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल कौन कौन से? मायोसिन एंड एक्टिन, ऑल्सो नोन एज द थिक एंड द थिन फिलामेंट। उसके बाद हमने समझा कि रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं जो स्विच का काम करते हैं, अगर इनको एक्साइट करेंगे तभी एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। एंड वो कौन से होते हैं? ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। एंड द थर्ड थिंग जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर एक्चुअल में खड़ा हुआ है, उसको हम बोलेंगे दोज आर टाइटिन एंड द नेब्यूलिन। ठीक है, आई होप अ बिग पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्लियर फॉर एवरीवन। ठीक है, अब थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में या फिर एनाटॉमी के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में सार्कोमेर होता क्या है। तो सार्कोमेर इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, हम इसको कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल, ठीक है, या फिर मसल फाइबर। उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कौन होती है? आपका मायोफाइब्रल होती है, आपको सार्कोमेर होती है। ठीक है, उसका आपकी सार्कोमेर होती है। अब ये जो सार्कोमेर है, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है उसको हम सार्कोमेर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो ये आपका जेड लाइन दिख रही होगी यहाँ पे, है ना, ये ऐसी जेड डिस्क है। तो ये जेड डिस्क क्या करती है? ये पूरा एक बाउंड्री सेट करती है। दिस इज द बाउंड्री ऑफ वन सार्कोमेर। एक जेड डिस्क से दूसरा जेड डिस्क, इन दोनों के बीच में जो पार्ट है वो पूरा आपका एक सार्कोमेर कहलाता है, और इसी के अंदर आपके मायोफिलामेंट्स होते हैं जो एक्चुअल में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड जो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल पेयर कौन कौन सा है। वो है आपका मायोसिन, इसको हम थिक फिलामेंट बोलते हैं, और एक्टिन, इसको हम थिन फिलामेंट बोलते हैं। और बेसिकली गोल्फ क्लब लाइक हेड्स निकले होते हैं इसके, जो एक्चुअल में बॉन्डिंग और क्रॉस ब्रिज बनाने में हेल्प करते हैं। तो कौन किससे जुड़ता है वो हम समझेंगे कि एक्टिन के एक्टिव साइट्स होती हैं, समझे, और मायोसिन के एक्टिव गोल्फ क्लब लाइक हेड्स निकले होते हैं, ग्लोबुलर हेड्स निकले होते हैं। और एक्टिन के एक्टिव साइट्स उस पे जाके आपका चार्ज्ड मायोसिन जाके अटैच कर जाता है, और इस एक्टिन और मायोसिन के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? द बॉन्ड ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन इज कॉल्ड द क्रॉस ब्रिज। ठीक है, या फिर एक्टोमायोसिन बॉन्ड, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, क्रॉस ब्रिज या फिर एक्टोमायोसिन बॉन्ड। कब? जब मायोसिन जो रिचार्ज्ड है वो जाके आपके एक्टिन की एक्टिव साइट्स को टच कर ले, उससे एक बॉन्डिंग बना ले। ठीक है, अब हम ऑब्जर्व क्या किया था बाद में कि नाइदर ऑफ द फिलामेंट चेंजेस इट्स एक्चुअल लेंथ, सिंपली इंक्रीजेस देयर डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग। अब जब और रिसर्चेज हुई, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह फेजेस चेक किया साइंटिस्ट ने, तो उनको ये समझ में आया कि एक्चुअल में जो फिलामेंट्स है कोई भी अपनी साइज और लेंथ तो चेंज कर ही नहीं रहा है। कोई भी फिलामेंट अगर इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही है, दे आर नॉट चेंजिंग देयर साइज एंड लेंथ। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, फिर चेंजेस क्या हो रहा है उसके अंदर? एक्चुअल में वो डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट हो रही है। बेसिकली अगर वो इतने ओवरलैप्ड है तो किसी फंक्शनल इशू की वजह से, किसी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो ओवरलैपिंग बढ़ के इतनी हो जा रही है, तो दोनों जेड डिस्क पास में आ जा रही है ना। इसकी वजह से आपका सार्कोमेर शॉर्टन हो जा रहा है। इसकी वजह से हमारा मसल, आपका मायोफाइब्रिल, आपके मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहे हैं, शॉर्टन कर जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ना ही फोल्डिंग हो रही है ना ही साइज चेंज हो रहा है, बस ओवरलैपिंग की डिग्री बढ़ रही है। उस ओवरलैपिंग की वजह से आपके मसल का, आपका मसल फाइबर का, आपके मायोफिब्रिल का कंप्लीट साइज शॉर्टन एंड एक्सटेंशन हो रहा है। इज इट वेरी क्लियर? बहुत इजी से समझा रहा हूं मैं आपको ये चीज। ठीक है, ये पूरी एक मसल मायोफाइब्रिल का डायग्राम दिख रहा है आपको यहां से लेके पूरा। ठीक है, अब अपन डिस्कस करें तो जो ये आपको पतली सी लाइन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द एक्टिन या फिर थिन फिलामेंट। फिर जो आपको रेड रेड दिख रहा है, ये दिस इज कॉल्ड द थिक फिलामेंट, इसको मायोसिन बोलते हैं। फिर जो बीच का जोन दिख रहा है आपको, ये जो दो एक्टिन के बीच का जोन है, इसको हम बोलते हैं एच जोन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एच जोन। और जो ए बैंड है, ए बैंड क्या होता है? ए बैंड कंसिस्ट कंप्लीट लेंथ ऑफ द मायोसिन। थिक फिलामेंट की कंप्लीट लेंथ को जो मॉनिटर करता है, दैट इज कॉल्ड द ए बैंड। ठीक है, जितना लंबा थिक फिलामेंट होगा, मायोसिन होगा, वो उतना लंबा आपका ए बैंड होगा। ठीक है,
उसके बाद आई बैंड क्या होता है? आई बैंड बेसिकली आपकी एक्टिन की लेंथ को मॉनिटर करता है, कंसिस्ट द कंप्लीट लेंथ ऑफ आई एक्टिन। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्शनल टर्म्स थे जो आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि जब भी क्वेश्चन बनेगा तो ये ऐसा पूछ सकते हैं कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन मसल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं या फिर सार्कोमेर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, तो आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि यहां पर एच जोन डिसअपियर्स। ठीक है, एच जोन डिसअपियर्स का मतलब क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि एच जोन डिसअपियर कैसे कर सकता है। जी हाँ, देखो मैंने आपको क्या बताया कि एच जोन है क्या एक्चुअल में, वो दो एक्टिन के बीच की जगह है, दो एक्टिन की बीच की जगह है। ठीक है, तो अगर जब एक्टिन ओवरलैप करेगा या फिर पास आएगा, मायोसिन एक्टिन को पुल करेगा, तो वो जो बीच की जगह है वो थोड़ी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि दो एक्टिन के जो फिलामेंट्स है दोनों पास आते जाएंगे, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एच जोन डिसअपियर्स या फिर रिड्यूसेस। इसका मतलब ये है कि दोनों एक्टिन के जो फिलामेंट्स है पास आ गए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल कम हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन, आपको ये पता होना चाहिए और एक क्वेश्चन आपको इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चेंजेस जो सार्कोमेयर के अंदर हो रहे हैं आपको पता होने चाहिए और आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए, जो मैं फर्दर इन द वीडियो या फिर ऐसे जब रिवीजन की वीडियोस और निकालूंगा तो आपको प्रोवाइड करूंगा कि हर चीज के बारे में एक स्पेसिफिक डिटेल। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन लेके आऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि पूरा एक्यूरेट डिटेल क्या है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आप डायग्राम समझ चुके होंगे और यही इनफ है आपके लिए। इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सब पढ़िए, स्ट्रक्चर क्या है ये सब अपन समझेंगे तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हम इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझेंगे द रेगुलेटरी कंट्रोल। अब रेगुलेटरी कंट्रोल मैंने क्या बताया था आपको? ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। आप ये डायग्राम देख पा रहे होगे, जो अंदर का व्हाइट पार्ट है वो आपका एक्टिन है। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो निकले हुए हैं ये ट्रोपोनिन है, और जो ये एरिया है ये निकला हुआ है इसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। अब इनका काम क्या है? देखो, एक्टिन तो बेसिकली उसके अंदर एक्टिव साइट्स है, थिन फिलामेंट है। ट्रोपोनिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके एक्टिन के अराउंड बंधा रहता है। और मेन काम किसका होता है? ट्रोपोमायोसिन का। ट्रोपोमायोसिन आपकी एक्टिन की ना एक्टिव साइट्स होती हैं उसको कवर कर देता है, उसको जाके उसका हेड कवर कर देगा। अब जिससे आपका मायोसिन जो है वो आप एक्टिन से बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन covers the active sites of actin so that myosin is unable to make any bond, any cross bridge with the actin, और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। तो ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया है ये एक रिलैक्सेशन फेज के टाइम की बात है। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक्साइटेशन होता है, जैसे ही एक्साइटेशन होता है तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे आपको, है ना, Ca, कैल्शियम। तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आता है ना, अब आप सोच रहे हो सार्कोप्लाज्मिक कैसे आ गया, बताऊंगा आपको। अभी समझिए कि कैल्शियम कहां से आता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और वो किसका बेस्ट फ्रेंड है? ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन और कैल्शियम बेस्ट फ्रेंड्स है। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा तो वो ट्रोपोनिन के पास आएगा, ट्रोपोनिन और कैल्शियम थोड़ा एक बॉन्डिंग करेंगे और वो अलग चले जाएंगे। वो बोलेंगे कि भाई चलो ड्रिंक्स पी के आते हैं, कॉफी पी के आते हैं, तो वो निकल जाएंगे। ट्रोपोनिन के निकलने की वजह से ट्रोपोमायोसिन भी उनके पीछे पीछे आएगा क्योंकि वो दोनों कनेक्टेड है साथ में। और जैसे ही ट्रोपोमायोसिन उन दोनों का पीछा करते करते हटेगा तो आपकी एक्टिन की एक्टिव साइट्स रीओपन हो जाएंगी, जनरेट हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। और जैसे ही वो एक्टिव साइट्स ओपन हुई तो मायोसिन तो बैठा ही हुआ है क्रॉस ब्रिज बॉन्ड बनाने के लिए, तो मायोसिन सीधे आएगा अपने ग्लोबुलर हेड्स जिसमें एटीपी प्रेजेंट है उसको हाइड्रोलाइज करेगा, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एटीपी को तोड़ेगा और उसको रिचार्ज करके रिकॉक करके एक एक्टोमायोसिन बॉन्ड क्रिएट कर देगा। उसको हम क्या बोलते हैं एवरीवन? क्रॉस ब्रिज। ठीक है, हम उसको क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक्टिन मायोसिन जुड़ जाएंगे साथ में इट विल बी कॉल्ड द क्रॉस ब्रिज। ठीक है, और इसी से स्टार्टिंग होती है हमारी कॉन्ट्रैक्शन फेज की। ऐसे ही हमारा शुरू होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये आपका रिलैक्सेशन से एक्साइटेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन फेज का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कैसे आगे होता है। अब थोड़ा और हम डीपली या फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं
हम समझेंगे फेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहला फेज क्या है? द एक्टिवेशन। जो नर्व इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल से नीचे आ रहा है, ठीक है, और वो एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या होता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिलीज होता है आपके मोटर एंड प्लेट के ऊपर, जो रिसेप्टर्स हैं उसको रिसीव करते हैं, है ना। तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है और वो किसके पास पहुंचता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। कहां से? टी ट्यूब्यूल्स, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल से आपका एसिटाइल कोलिन नीचे जाता है और पहुंचता है आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ठीक है, तो ये पूरा एक नर्व इंपल्स का एक्साइटेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ACH पहुंचा, तो ACH की वजह से ट्रिगर होगा किसका रिलीज? कैल्शियम का रिलीज। तो एक्टिवेशन प्रोसेस अगर पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि नर्व इंपल्स ट्रांसफर हुआ, आपका न्यूरोट्रांसमीटर ACH रिलीज हुआ और वो पहुंचा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ये एक 3 मेजर स्टेप्स है जो सिर्फ एक्टिवेशन के अंडर आपको पता होने चाहिए। ये वीडियो मैंने बहुत इंफॉर्मेटिव तरीके से बनाया है, तो कुछ छूट रहा होगा तो प्लीज पॉज करके फिर से मुझे पीछे कीजिए और मेरी बात सुनिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बोल के भी समझा देता हूँ। ठीक है, सो जस्ट बी इन द प्रोसेस, बोर नहीं होना है, सोचना है कि बस एग्जाम में ये टॉपिक आने ही वाला, दिस टॉपिक इज वेटिंग फॉर यू इन द एग्जाम। तो इस वीडियो के बाद आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और आप ये चीज को कंप्लीटली कॉन्कर करके जाओगे, दैट इज माई अश्योरेंस। ठीक है, तो एक्टिवेशन फेज समझ लिया। अब हम बात करेंगे, कैल्शियम रिलीज हो चुका है तो अब बाइंडिंग फेज की बात करते हैं। कैल्शियम निकल चुका है, किसके पास जाएगा? अपने बेस्ट फ्रेंड के पास, ट्रोपोनिन के पास। वो जाएंगे कॉफी पीने के लिए। उनके साथ साथ उनकी वजह से ट्रोपोमायोसिन का जो कवरेज है वो ओपन हो जाएगा, वो हट जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा किसका? एक्टिन और मायोसिन का। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्म्स ऑन एक्टिन। ठीक है, तो ये बाइंडिंग स्टेट हो गया और इसी को हम यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट इज पावर स्ट्रोक। मतलब बॉन्ड तो बन गया लेकिन अब शॉर्टनिंग होनी, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होना एक्चुअल में। तो इस पावर स्ट्रोक की वजह से आपकी लेंथ शॉर्टन होती है। तो एक्चुअल में जो शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर, शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, उसका मेन रीजन क्या होता है? ये पावर स्ट्रोक। अब पावर स्ट्रोक क्या होता है? जैसे ही मायोसिन ने बॉन्ड बनाया, वो डिस्चार्ज हो गया और उसने बॉन्ड बना दिया एक्टिन से। अब वो अपनी पावर, अपना एटीपी से जो निकली हुई एनर्जी है उसको यूज करेगा और एक्टिन के फिलामेंट्स को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, अपनी तरफ पुल करेगा और इस पुलिंग एक्शन को, इस पिविटिंग एक्शन को हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। वी कॉल दिस पिविटिंग एंड पुलिंग एक्शन द पावर स्ट्रोक। ठीक है, फिर जैसे ही उसका एटीपी खत्म होगा, एनर्जी जो रिलीज हुई थी खत्म हो जाएगी और वहां पर एडीपी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मायोसिन हेड क्या करेगा? नए एटीपी मॉलिक्यूल को लेगा, उसको बाइंड करेगा, उसको फिर से ब्रेक करेगा और एनर्जी चूज करेगा। तो इसके लिए उसको पहले एक्टिन के फिलामेंट से डिटैच करना पड़ेगा। तो फोर्थ फेज इज डिटैचमेंट फेज। जब वो डिटैच करता है, नए एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करता है, उससे एनर्जी निकालता है, फिर वापस मॉलिक्यूल से अटैच करता है ना। तो उससे पहले उसको डिटैच करना पड़ेगा। फोर्थ फेज इज डिटैचमेंट फेज एंड फिफ्थ इज द रीएक्टिवेशन फेज। आई गेस मेरी फोटो उसके ऊपर आ गई है, मैं ऊपर लिख देता हूं। फिफ्थ इज द रीएक्टिवेशन फेज। फिफ्थ इज रीएक्टिवेशन फेज। इसमें क्या करता है? जो एटीपी उसको मिला है ना, उसकी वजह से, उसकी एनर्जी की वजह से मायोसिन चार्ज अप हो जाता है, गेट्स चार्ज्ड अप। ठीक है, इसको हम रीकॉकिंग फेज भी बोलते हैं, रीकॉकिंग। ठीक है, मैं लिख देता हूं रीकॉकिंग। तो ये रीकॉकिंग फेज कब होता है? आपका रीएक्टिवेशन में, जब आपका आपका मायोसिन मॉलिक्यूल वापस एटीपी को यूज करता है, उससे एनर्जी निकालता है एंड देन इट कंटिन्यूज द प्रोसेस ऑफ पावर स्ट्रोक एंड द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली मैंने आपको इस, वैसे स्टेप्स को अपन और डिवाइड करें तो बहुत सारे स्टेप बन सकते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, लेकिन इन 5 स्टेप के अंदर मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझाई है और इस 4 से 5 मिनट का सेगमेंट है जो आपकी एक्चुअल स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के फंक्शंस को, मैकेनिज्म को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है कि कैसे शुरू होता है और कैसे एंड होता है। तो जो भी अपने नोट्स बना रहा हो, तो जो मेरी वर्डिंग्स है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, अपनी मेरी वर्डिंग से आप नोट्स बना सकते हैं, वरना स्मॉल पॉइंट्स है आपके फेजेस तो मैंने आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, सो आई थिंक दिस प्रोसेस वाज क्लियर टू यू।
अब हम बात करेंगे कि एनर्जी डायनेमिक्स क्या होती है, कि कैसे कैसे हमारे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में ऐसे फेजेस में एनर्जी यूज कैसे होती है, कब बाइंड होती है और कैसे रिकॉकिंग होती है। तो बेसिकली 3 फेजेस के बारे में बात की गई है आपके स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, जिसमें बताया गया है कि है ना एक्चुअल में आपकी एनर्जी डायनेमिक्स में 3 पॉइंट ऑफ टाइम यूज हो रहे होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल एटीपी बाइंडिंग। सबसे पहले आपके एटीपी को बाइंडिंग करने की शुरुआत होती है। एटीपी बाइंड कैसे करता है? सबसे पहले फ्रेश एटीपी बाइंड्स टू अ मायोसिन हेड। अब मायोसिन हेड से एक एटीपी बाइंड होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन से डिटैच होता है। अगर उसको एनर्जी रिक्लेम करनी है, रीयूज करनी है, तो उसको पहले एक्टिन से डिटैच होना पड़ेगा और वो एटीपी को वापस बाइंड करता है, ठीक है। अब वापस वो एटीपी को यूज नहीं कर सकता जब तक वो एटीपी हाइड्रोलाइसिस ना करे। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। इन द वाटर जब एटीपी मॉलिक्यूल को वो ब्रेक डाउन करता है, इसको हम बोलते हैं एटीपी हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस की वजह से जो आपका एटीपी है उसको ब्रेक करता है वो, उसकी वजह से आपका एटीपी एनर्जी को यूज करके रिकॉक हो जाता है। इसको हम रिकॉकिंग फेज बोलते हैं। मतलब जो आपका ग्लोबुलर हेड है वो रिचार्ज फेज में वापस आ जाता है। तो ये हमने 3 टाइप्स के एनर्जी को यूज कैसे करता है आपका मायोसिन हेड, उसके बारे में बात की, ठीक है। तो एटीपी बाइंडिंग होगी, फिर हाइड्रोलाइसिस होगी और उसको यूज करके वो रिकॉकिंग मतलब रिचार्ज हो जाएगा। अब नए पावर स्ट्रोक के लिए रेडी हो चुका है वो, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की कि यूजुअली लोग इसको स्किप कर जाते हैं कि पढ़ तो लेते हैं मूवमेंट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी एक्चुअल में यूज कैसे हो रही है वो कोई नहीं बताता है, फिर कोई पढ़ता नहीं कोई। तो आपको मैंने ये चीज बताने की कोशिश की, ठीक है। अब थोड़ा स्ट्रक्चरल समरी देख लेते हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डोंट गो एनीवेयर, इसको ढंग से पढ़ते आइए। कौन कौन से जोन में क्या चेंजेस आते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट इज द जेड लाइन। जेड लाइन में क्या चेंज आते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन? तो जो बाउंड ये एक्चुअल में होती है क्या है? दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ द सार्कोमेयर। ये एक्चुअल में सार्कोमेयर की बाउंड्रीज होती है, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो क्या चेंजेस है? दीज कम क्लोजर। जेड डिस्क या जेड लाइन है वो पास आती है। दैट इसका मतलब क्या है? बाउंड्रीज पास आ रही है, सार्कोमेयर की लेंथ छोटी हो रही है, ठीक है। ए बैंड जल्दी से याद कीजिए। ए बैंड कौन सा था? आपका मायोसिन, ठीक है, थिक फिलामेंट। टोटल लेंथ ऑफ द मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। और स्टेज द सेम। अब हमको पता है कि सिर्फ थिन फिलामेंट ओवरलैप करता है, थिक फिलामेंट उसको खींचता है, ठीक है। तो मायोसिन की लेंथ ओवरऑल सेम रहती है। नेक्स्ट इज आई बैंड। आई बैंड में क्या है? एरिया विद एक्टिन फिलामेंट्स ओनली। आई बैंड हम क्या समझेंगे? थिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। और सबसे मेन ये शॉर्टन होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कम्स क्लोजर, ठीक है। शॉर्टन्स और कम क्लोजर, ठीक है। और आई बैंड के बारे में बात कर रहे हैं, एक्टिन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आई बैंड मतलब उसको पूरा लेंथ के बारे में बात की गई है। तो जब आई बैंड की बात करेंगे हम उसको शॉर्टन बोलेंगे, क्योंकि आई बैंड पहले इतना लंबा था, लेकिन दोनों एक्टिन के पास आने की वजह से आई बैंड का लेंथ कम हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम उसको शॉर्टन बोलेंगे। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि एक्टिन की लेंथ चेंज होती है क्या? नहीं, एक्टिन और मायोसिन कभी भी किसी फिलामेंट की लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो रही है, बस वो ओवरलैपिंग डिग्री उसकी बढ़ जा रही है, इसलिए ओवरऑल स्ट्रक्चर की लेंथ चेंज हो जा रही है, ठीक है। कभी भी ऐसी गलती नहीं करना है आप, और जो मैं बता रहा हूं जस्ट ट्रस्ट द इंफॉर्मेशन और अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में स्टोर कर लीजिए। चलिए, तो आई बैंड क्या है? शॉर्टन्स। एंड द लास्ट इज एच जोन। दो क्या बोलते हैं, दो एक्टिन के बीच का एरिया दैट नैरोज और डिसअपियर, सेंटर एरिया ऑफ द मायोसिन ओनली, या फिर दो आपके एक्टिन के बीच का एरिया। तो वो एरिया जो खाली था अब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो पास आ चुका है और नैरो या फिर डिसअपियर हो गया। दोनों एक्टिन के मॉलिक्यूल्स पास आ चुके हैं, तो अब कोई एच जोन बचा ही नहीं। तो ये जो साइकिल है या फिर जो टेबल है इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, और जो मैंने बताया एक्सप्रेशन के साथ उसको नोट्स बना लीजिए आप। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, क्योंकि आपको सीक्वेंस या फिर असर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये काम आएगा। आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज में क्या चेंजेस आते हैं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ, नाइदर, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मैं जानता हूं कि ये वीडियो थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया है और बहुत कुछ है समझने को, बट ये इंफॉर्मेशन इनफ है
जो जो मैंने टॉपिक टच किए हैं इसमें कि मेन चेंजेस क्या आते हैं, सेकंड फेजेस कौन कौन से होते हैं, फिर मैंने पूरी प्रोसेस को आपको बताया है, फिर टाइप्स ऑफ प्रोटीन बताए हैं और उनका स्ट्रक्चर बताया है। 5 से 6 चीजें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं दैट आर इनफ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अभी तक फिलहाल इतना ही लेवल आता है वीडियो में एग्जाम में। अब इससे लेवल अगर वो और अप कर दें तो लर्निंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड योर प्रियांशु खोले इज हेयर टू हेल्प यू एंड लेवल अप योर अंडरस्टैंडिंग मोर फर्दर। लेकिन फिलहाल के लिए जितने मैंने क्वेश्चंस को एनालाइज किया है वो इनमें से कोई क्वेश्चन सीक्वेंस बेस्ड, मैच द फॉलोइंग बेस्ड या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, सो दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आई होप you found it informative and a bit to add value in your understanding। ये वीडियो मुझे लगता है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मैंने शायद कुछ वैल्यू आपके अंडरस्टैंडिंग में ऐड कर पाया हूँ। ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। यार व्यूज तो आ रहे हैं बट यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग, सो जस्ट डू इट एंड इट मीन्स अ लॉट इफ you help me with your one subscribe। Thank you so much for watching and keep learning, be motivated and keep hustling with learning up physical education। Thank you, bye bye।